नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 137वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पैथोलॉजी में डिजीज ऑफ राइस और डिजीजेज ऑफ वीट, यानी कि राइस और वीट में जो लगने वाली डिजीजेज हैं इनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे कौन कौन सी डिजीज़ लगती है, उनके सिम्टम क्या हैं और उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसी तरीके से हम वीट का भी पढ़ेंगे। वीट में कौन कौन सी डिजीज़ लगती है, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हैं, उनके वेक्टर्स क्या हैं, उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं और उनका जो सिम्टम होता है, जब ये डिजीज़ लगता है तो हमारा प्लांट किस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे। पढ़ाना मैं शुरू करूं इससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इन 8 सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए तो आप मात्र 500 रुपये पे करके ये 8 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो 8 कोर्स हैं उनको अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर करते समय तो इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ में अगर ये फंडामेंटल इम्प्रूव कर देगा तो आगे चल कर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपको क्या करना है कि 500 रुपये पेमेंट करनी है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो हम तक सेंड करना है। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हम तक सेंड कैसे करना है, आप टेलीग्राम पर जब जाओगे तो टेलीग्राम पर आपको लिखना है @विजय कुमार गिरी 945। इस तरीके से जैसे लिखा है एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना, किसी दूसरे तरीके से नहीं लिखना। इसको जब आप लिखोगे, इसको लिखने के बाद आपको एक कॉन्टैक्ट आएगा, उस पर आप क्लिक करना और क्लिक करके वहाँ पर स्क्रीनशॉट अपना शेयर कर देना। स्क्रीनशॉट आप शेयर कर देना आपने जो पेमेंट किया है, और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर शेयर कर देना। आपको जो कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रॉप डिजीज में राइस की क्रॉप को। राइस की क्रॉप में लगने वाली एक डिजीज का नाम है ब्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं रोटन नेक। साइंटिफिक नेम इसका है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है रोटन नेक का, उसका साइंटिफिक नेम है पायरिकुलेरिया ओराइजी। क्या है? पायरिकुलेरिया ओराइजी इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लास्ट और रोटन नेक डिजीज ऑफ राइस। राइस में इस तरीके से रोटन नेक डिजीज लगती है, जिसको हम ब्लास्ट भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंस इसका जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इसको रिच मैन डिजीज भी कहते हैं, यानी कि अमीरों की बीमारी। ठीक, ये रिच मैन डिजीज भी होती है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कहने का मतलब कि एक पौधे से दूसरे पौधे पर ये जो डिजीज है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, तो ये एयरबॉर्न डिजीज है। इसमें क्या होता है कि इसके जो कोनिडियल स्पोर्स होते हैं फंगस के, वो क्या होते हैं कि हवा के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलते रहते हैं और इसी तरीके से इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं पौधे। अगर हम सिम्टम की बात करें तो इसकी जो पत्तियां होती हैं इनिशियल स्टेज में, तो ये जो सिम्टम है ये पहले पत्तियों पर देखने को मिलता है। और पत्तियों पर देखने में कैसे मिलेगा? ब्राउन स्पिंडल शेप लिसन रिजेंबलिंग आई और बोट। जैसे आई या बोट होती है, जैसे अगर हम बोट की बात करें तो बोट इस तरीके से होती है। एक बार मैं आपको डिटेल में अगर दिखाऊं तो आपने अगर बोट को देखा होगा तो बोट कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, ऐसे होती है। तो इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है। आदमी की आंख भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा इस तरीके से आंख भी रहती है। तो ये तरीके का सिम्टम सबसे पहले आपको कहाँ दिखेगा? पत्तियों पर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये पत्तियों पर ऐसे दिख रहा है। ऐसे समझो जैसे थोड़ा अंडाकार होता है तो अंडे को थोड़ा सा और खींच दो, अंडे की लंबाई थोड़ा सा और बढ़ा दो, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है बिल्कुल स्पिंडल शेप का। तो इसी स्पिंडल शेप का लेसन सबसे पहले पत्तियों पर देखने को मिलता है। और जो स्पिंडल का कलर होता है ये ब्राउन कलर का ही होता है। ठीक, अब ये कहाँ देखने को मिलता है? सबसे पहले लीफ और सीध पे मिलता है। ठीक, लीफ एंड सीध यानी कि वेजिटेटिव जो पार्ट होता है धान का, उस पे सबसे पहले देखने को मिलता है। एट द एंड ऑफ द सीजन सिम्टम ऑफ रोटन नेक या फिर कॉलर रॉट अपीयर। और जब ये डिजीज धीरे धीरे सीवियर कंडीशन में अपने पहुंचते लगती है तो उसमें क्या हो जाता है कि इसका जो हमारा जो धान का इन्फ्लोरेसेंस निकला होता है, जो पूरा पेनिकल निकला होता है, वो क्या होता है कि यहीं नीचे से जहाँ से पेनिकल निकलना शुरू होता है वहीं से ऐसे सड़ जाएगा, रोटन हो जाएगा और यहीं से फिर वो कट जाएगा, ऐसे वहाँ से झुक जाएगा, जिससे फिर इसमें क्या होता है कि सीड सही से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इन्फेक्टेड पेडिकल्स रिजल्ट इन नॉन प्रोडक्शन ऑफ सीड। कहने का मतलब जब यहाँ से कट जाएगा तो क्योंकि जाइलम फ्लोएम जो संवहन बंडल है
उनका जो कांटेक्ट है ऊपर वाले जो सीड्स हैं उनसे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो वहां पर अगर मिल्किंग स्टेज में धान है तो वहीं मिल्किंग स्टेज में जो उसके अंदर का मिल्क है वो सूख जाएगा, मतलब प्रॉपर उसमें उसके अंदर जो ग्रेन का फॉर्मेशन है या सीड का फॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसकी अगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो क्योंकि ये एक तरीके की जो फंगल डिजीज है तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम धान की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे होते हैं, जब इसकी नर्सरी उगा रहे होते हैं धान की, तो धान की नर्सरी उगाने से पहले हमको जो धान का सीड होता है उसको थायराम से क्या करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। कैसे करेंगे, 2.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीरियल के दर से इसका हम मिक्सचर बना लेते हैं और मिक्स कर देते हैं सीड ट्रीटमेंट करने के लिए। कायदे से सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे, उसके बाद नर्सरी ग्रो करेंगे तो ये वाली जो बीमारी है इसके लगने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर लग भी जाती है, अगर मान लो कि क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज है तो ये लग भी सकती है सीड ट्रीटमेंट करने के बाद भी, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप कि मैंकोजेब @ 0.3% की जो सॉल्यूशन होता है उसको बनाएंगे और स्टैंडिंग जो क्रॉप होती है उस पर इसका छिड़काव कर देंगे, तो हमारी जो ये ब्लास्ट या फिर रोटन नेक डिजीज है इससे हमें निजात मिल जाएगी। बात करते हैं अगला जो बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसको हम BLB बोलते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो होता है वो ज़ैंथोमोनास ओराइजी की वजह से होता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। इसका जो सिम्टम होता है वो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में जो क्या होता है वो क्रेसेक सिम्टम दिखाता है, यानी कि सीडलिंग में इसके विल्ट आने लगती है। जो नर्सरी में हम जब धान उगा रहे होते हैं तो नर्सरी में जो धान होता है वो विल्ट होने लगता है, बोले तो सूख के गिरने लगता है। जब पौधा सूख के गिरने लगता है, सूख के नहीं, ऐसे समझो गल के गिरने लगता है। जैसे जब गल जाता है, गलने का मतलब ऐसे समझो कि सड़ने लगता है, तो सड़ के जो गिरने लगता है पौधा तो उसको हम विल्टिंग बोलते हैं। तो ये सबसे पहले सीडलिंग में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ धीरे धीरे जब ये सिम्टम तेज होने लगता है तो ये इसके जो ब्लाइट्स हैं, ब्लाइट टाइप का जो इसमें स्पॉट देखने को मिलेगा, ये ब्लाइट टाइप का स्पॉट इस तरीके से देखने को मिलता है। और वो कहाँ मिलेगा, लीफ के टिप्स पे मिलेगा। और वो धीरे धीरे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ इस टिप्स पे दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे की तरफ ऐसे बढ़ता जाएगा। और क्या होगा कि येलोइंग बैक्टीरियल ऊज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द लीसन। और यहाँ पर जो सरफेस में जो लीसन देखने को मिल रहा है वहाँ पर बैक्टीरिया के ऊज भी देखने को मिलेंगे। ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है। तो ये इसके जो बैक्टीरिया के ऊज होते हैं, यानी कि इसके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो सीड ट्रीटमेंट होता है ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 0.015% का सॉल्यूशन बनाकर अगर हम सीड ट्रीटमेंट कर दें नर्सरी ग्रोइंग करते समय तो इससे हमें निजात मिल जाती है। इसके साथ साथ परफॉर्म 3 to 4 स्प्रे ऑफ एग्रीमाइसिन 100 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम इन 500 लीटर ऑफ वाटर। कहने का मतलब 100 ग्राम एग्रीमाइसिन ले लेंगे और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम ले लेंगे और इन दोनों को 500 लीटर पानी में मिलाकर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे। तो इससे भी जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है इसमें निजात मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम बैक्टीरोमाइसिटीन @ 125 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से अगर हम इसका भी छिड़काव कर दें, स्प्रे कर दें, तो इससे भी जो हमारा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है इससे निजात मिल जाती है। इसके बाद जो अपनी अगली डिजीज़ है उस डिजीज़ का नाम है ब्राउन लीफ स्पॉट हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। ध्यान से समझना, जो धान में डिजीज़ लगती है ज़्यादातर जो डिजीज़ होती है वो ब्राउन कलर के स्पॉट ही दिखाती है। तो एक तरीके से थोड़ा सा ही अंतर होता है और इनके मैनेजमेंट में भी थोड़ा ही अंतर होता है। बस थोड़ा सा बुक में जो अलग अलग तरीके से लिखा मैनेजमेंट जो इनका है लगभग सेम ही जैसा होता है। अब ध्यान से समझना, इसमें हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो है ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो ब्राउन लीफ स्पॉट लगता है। इसमें ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाते हैं जो धान की पत्तियां होती हैं। और यहाँ पर जो स्पॉट बन रहा होता है वो किस तरीके का होता है, वो सबसे पहले इनिशियल में सर्कुलर होगा और सर्कुलर के साथ साथ ही ओवल शेप का भी हो जाता है। सर्कुलर मतलब ऐसे हो जाएगा और ओवल शेप का मतलब इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके का सिम्टम धीरे धीरे देखने को मिलने लगता है। बात करते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट के, तो ब्राउन लीफ स्पॉट जो डिजीज़ है ये बंगाल में लगा था 1943 में। 1943 में ये जो डिजीज़ है इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल गया था कि जो धान का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो गया था। तो इसी वजह से वहाँ पर लोगों को खाने की कमी पड़ गई थी, यानी कि भूखमरी आ गई थी। तो उसी को बोलते हैं फेमाइन, अकाल पड़ गया था। किसकी वजह से आया था, वो आया था जो फेमाइन वो ब्राउन लीफ स्पॉट की वजह से आया था। और कब आया था, 1943 में आया था। सिम्टम की बात करें तो पैथोजन इंटरफेक्ट
कोलियोप्टाइल ऑफ सीडलिंग कॉजिंग ब्लाइटिंग। ये कोलियोप्टाइल ऑफ सीडलिंग जो होता है उस पर अटैक करता है और ब्लाइटिंग टाइप का अपीयरेंस देखने को मिलता है। इस तरीके का अपीयरेंस सबसे पहले देखने को मिलता है। न्यूमेरियस डार्क ब्राउन सर्कुलर टू ओवल स्पॉट अपीयर ऑन द अपर लीफ सरफेस। लीफ के जो अपर सरफेस होती है वहाँ पर जो ओवल शेप का और फिर सर्कुलर शेप के देखने के जो सिम्टम होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर वहाँ देखने को मिलता है जिस सॉइल में पोटास की कमी होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो धान है उसमें ब्राउन लीफ स्पॉट ना लगे तो उसके लिए हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जब हम धान की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे होते हैं तो पडलिंग करते समय हमको खेत में क्या मिला देना चाहिए, पोटास जो फर्टिलाइजर है म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको डाल देना चाहिए। तो म्यूरेट ऑफ पोटास की अगर जो कमी नहीं होगी तो ये ब्राउन लीफ स्पॉट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद आता है खैरा डिजीज। ये खैरा एक ऐसी डिजीज है जो कि जिंक की कमी से होने वाली डिजीज। ये किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होते। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है कोई पैथोजन नहीं होता है। खैरा डिजीज जो लगती है वो केवल और केवल जिंक की कमी से लगती है। इसमें सिम्टम क्या होता है, सबसे पहले क्लोरोटिक हो जाता है। क्लोरोटिक का मतलब क्लोरोसिस मतलब क्लोरीन की कमी हो जाना। क्लोरोसिस मैंने बोला था, क्लोरोसिस में क्या होता है, क्लोरीन की कमी हो जाती है। जैसे अभी मैंने पिछला वाला जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस में क्या होता है कि इसमें जो ग्रीन कलर होता है उसकी कमी हो जाती है। सबसे पहला तो ये हो जाएगा। और येलो पैचेज हो जाते हैं अपीयर एट द लीफ के बेस पे दोनों साइड में क्या हो जाता है, येलो कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे ये येलो कलर के पैचेस मिलेंगे और ये येलो कलर के जो पैचेस होते हैं वो मिड रिप पे भी होते हैं और ये ज़्यादातर नर्सरी स्टेज में देखने को मिलते हैं और ये दोनों साइड पर होते हैं, यानी कि पत्तियों के ऊपर भी देखने को मिलेगा सिम्टम और नीचे देखने को मिलेगा। क्या क्या सिम्टम होता है, सबसे पहले तो क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, यानी कि धीरे धीरे हरा कलर कम होने लगेगा। उसके साथ साथ येलो पैचेस देखने को मिलेंगे, मिड रिब्स के पास होते हैं पत्तियों पर, नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से देखने को मिलते हैं। और ये खैरा डिजीज जो है ये सबसे पहले लगती कहाँ है, ये टिपिकली नर्सरी में लगती है। नर्सरी की ज़्यादा डिजीज ये मानी जाती है क्योंकि उस समय जो हमारा सीडलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। अगर उसको थोड़ा सा भी न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस मिला वो तुरंत ही अफेक्ट अपना दिखाने लगता है। तो इस वजह से अगर जब हम नर्सरी इसकी ग्रो कर रहे होते हैं तो हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि हम नर्सरी प्रिपेयर करते समय उसमें जिंक जरूर डाल दें। जैसे अगर हम जिंक का स्प्रे कर देंगे 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से तो हमारा ये जो खैरा डिजीज है इससे राहत मिलती है। इसके साथ साथ हम मिट्टी में भी फर्टिलाइजर के रूप में 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से जिंक दे सकते हैं, तो इससे भी जो खैरा डिजीज है इसमें निजात मिलती है। बात करते हैं बकाने डिजीज, जिसको फूट रॉट डिजीज बोलते हैं। ये फैलता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से और इसको जो डिस्कवर किया गया था तो ये जापान के एक साइंटिस्ट थे कुरसोवा ने इस डिजीज को डिस्कवर किया था, जिसका नाम है बकाने डिजीज या फिर फुट रॉट ऑफ राइस। ये किसकी वजह से फैलता है, ये फैलता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से। ध्यान से समझना, ये देखो आपको धान की फील्ड दिख रही है, इस धान की फील्ड में एक धान का पौधा ये जो है वो इतना बड़ा सा हो गया है, अब नॉर्मल सा दिख रहा है। ये क्यों होता है, ये होता है फोलिस सीडलिंग की वजह से। ठीक, इसका जो फूट है वो रॉटिंग हो जाती है और ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से होता है। इसका जो मैनेजमेंट है, इसमें जो एक्सेस वाटर है, खेत में जो पानी भरा रहता है उसमें जो एक्सेस वाटर है उसको ड्रेन कर दो, यानी कि जो पानी भरा रहता है उसको निकाल दो। और इसके बाद निकालने के बाद अमोनियम सल्फेट एट द रेट ऑफ 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर अमोनियम सल्फेट डाल दो। एक तरीके का ये फर्टिलाइजर होता है। अमोनियम सल्फेट डाल दोगे तो क्या होता है, सबसे पहले तो एक्सेस जो वाटर है खेत में जो पानी भरा हुआ है उसको निकाल दो। इसके बाद फिर अमोनियम सल्फेट डालो, क्योंकि अगर पानी भरा रहेगा तब आप अमोनियम डालोगे तो उसकी इफिशियंसी घट जाती है, तो हमें फ़ायदा कम मिलेगा। इस वजह से सबसे पहले पानी निकालो और उसके बाद अमोनियम सल्फेट 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव कर दो खेत में। छिड़काव कैसे, मतलब जैसे वो करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर डालते हैं उस तरीके से डाल दोगे तो हमारी जो ये बकाने डिजीज है इससे निजात मिलती है। बात करते हैं अपनी टुंडरू डिजीज। ये राइस टुंडरू वायरस डिजीज है, राइस में लगने वाली एक वायरल डिजीज है। ये इसको टुंडरू वायरस भी बोलते हैं, टुंगरू वायरस। इसका जो वेक्टर होता है वो ग्रीन लीफ हॉपर होता है। मैंने जब आपको एंटोमोलॉजी पढ़ाया था तो मैंने एंटोमोलॉजी में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि लीफ हॉपर, जो ग्रीन लीफ हॉपर होता है, ये वेक्टर होता है राइस में
टुंडरू डिजीज के प्रति। तो अगर आप चीज़ों को इंटर रिलेट करके अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें तैयार होती जाएंगी और जो रटने वाली चीज़ें हैं वो भी अच्छे से बराबर तैयार होती जाती हैं। इस वजह से कोई भी चीज़ जो आती है तो मैं बार बार बताने का प्रयास करता हूँ कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से समझ पाओ। ग्रीन लीफ जो हॉपर होता है, इसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है निपोटेटिक्स वेरिसेंस। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। ये जो टुंडरू वायरस होता है, टुंगरू वायरस राइस में लगने वाला, ये वायरस जो होता है ये आरएनए और डीएनए दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ वायरस होता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो स्टंट हो जाती है, बोले तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट ग्रो नहीं करता है। इसके साथ साथ जो प्लांट की टिप होती है, पत्तियों की जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, बिल्कुल टिप जो होता है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, येलोइंग होने लगती है। ध्यान से आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये येलोइंग सिम्टम देखने को मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो टुंगरू वायरस है वो लग चुका है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं टुंगरू वायरस के बाद पान सुख बीमारी। ये एक तरीके की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले एक्सेस वाटर हम निकालेंगे और इसके साथ साथ अमोनियम सल्फेट 15 से 20 किलोग्राम डाल देते हैं। ठीक, तो जो तरीका हम इस बकाने डिजीज में लगा रहे हैं वही तरीका हम किस में लगाते हैं, पान सुख में भी लगाते हैं। इसके बाद जो अपना और आता है अदर माइनर डिजीज ऑफ राइस। राइस में इसके अलावा कुछ और माइनर डिजीजेस लगती हैं, जैसे कि सीथ ब्लाइट लगता है। सीथ ब्लाइट का जो सिम्टम होता है वो धान में इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने बताया कि धान में जो लगने वाली बीमारियां हैं जो पत्तियों पर ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, उसमें ब्लाइट वाले सिम्टम और येलोइंग और ब्राउन कलर के जो स्पॉट देखने को मिलते हैं, ये अधिकतर डिजीज में देखने को मिलेंगे। अब इसमें सीथ ब्लाइट में क्या होता है कि जो राइस का सीथ होता है, प्लांट का जो राइस के प्लांट का जो सीथ होता है, वहाँ पर ये ब्लाइट देखने को मिलता है। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है राइजोक्टोनिया सोलेनाई। राइजोक्टोनिया सोलेनाई की वजह से जो राइस में सीथ ब्लाइट डिजीज लगता है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर आप कोई डिजीज का नाम ले रहे हो तो उसके साथ साथ क्रॉप का भी नाम लो, जैसे सीथ ब्लाइट ऑफ राइस। ठीक, इस तरीके से अगर नाम पढ़ोगे बार बार तो इससे एक चीज़ और होती है कि आपको कौन सी बीमारी कौन से पौधे में लगती है ये अपने आप अच्छे से याद हो जाती है, उसको याद नहीं करना पड़ता। बात करते हैं अगला ग्रासी स्टंट। ग्रासी स्टंट जो बीमारी है ये एक वायरल बीमारी होती है जो कि ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसको नीला परवाटा लीजन्स बोलते हैं, इसकी वजह से फैलता है। अब जब मैंने एंटोमोलॉजी में ब्राउन प्लांट हॉपर पढ़ाया था तब मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरीके से ग्रासी स्टंट होता है और ये फैलाता है ब्राउन प्लांट हॉपर। ग्रासी स्टंट में मैंने यही फिगर भी दिखाया था। इसमें क्या होता है कि जब ये वायरस लगता है प्लांट में तो प्लांट की जो हाइट होती है वो बढ़नी बंद हो जाती है। इसके साथ साथ प्लांट में ढेर सारे स्प्राउट्स निकलते हैं। कहने का मतलब कि इसमें जो पेनिकल्स होते हैं वो तो ढेर सारे ऐसे निकलेंगे। कहने का मतलब कि धान जो है वो मोटा तो हो जाएगा लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो, ये बुशी नेचर का हो जाता है, उसकी हाइट बिल्कुल गिर जाती है। ये किसकी वजह से होता है? एक वायरल डिजीज होती है जिसको ग्रासी स्टंट बोलते हैं। और ये फैलाता कौन है? इसका जो ट्रांसमिशन वाला वेक्टर है वो है ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम है निल्ला परवाटा लीजन्स। बात करते हैं येलो डॉर्फ। येलो डॉर्फ जो होता है ये फाइटोप्लाज्मा की वजह से होने वाली बीमारी है। ये आपका है येलो डॉर्फ, इस तरीके से येलो डॉर्फ दिखता है। ये आपका किस वजह से होता है? ये होता है फाइटोप्लाज्मा की वजह से। इसमें आप अगर देखोगे तो येलो डॉर्फ में क्या होगा, सबसे पहला तो जो पैडी होता है इसकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि धान की हाइट बढ़ेगी नहीं। और दूसरा, इसका जो जड़ से लेके ऊपर तना तक जहां भी इसमें हरा कलर देखने को मिलता है वहां पर हरा कलर कम हो जाएगा और येलो कलर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं येलो डॉर्फ। इसके बाद आता है एक उदबत्ता डिजीज जो कि एफेलिस ओराइजी से फैलता है। ये उदबत्ता डिजीज इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। फिर आगे आता है फॉल्स स्मट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय यूपी वाले रीजन में अगर आप देखोगे तो जो ये पूर्वी यूपी का एरिया है जो बिहार से थोड़ा सटा हुआ है, वहाँ पर ये जो फॉल्स स्मट जो डिजीज़ है ये बहुत देखने को मिल रही है। मतलब ये पिछले 2-3-4 सालों से ये जो फैलता है, ये फैलता है क्लेवेसिप्स ओराइजी सेटाइवी। क्या होता है? क्लेवेसिप्स ओराइजी सेटाइवी से फॉल्स स्मट जो है वो देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में क्या होता है
कि जैसे हल्दी होती है, बिल्कुल हल्दी के कलर का ये जो आपको दिख रहा है, ये पहले हल्दी के कलर का दिखेगा और धीरे धीरे जब ये हल्दी का कलर खत्म होगा तो उसके बाद फिर ये कैसा दिखने लगेगा, हल्दी के बाद फिर ये धीरे धीरे काले कलर का हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो अपना जो होता है सिम्टम वो होता है अपीयर आफ्टर फ्लावरिंग। इसके जो सिम्टम होते हैं वो फ्लावरिंग के बाद आते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो फॉल्स स्मट है ये कब फैलता है, क्योंकि ये आपका फ्लावर में फैल रहा है, यानी कि धान का जो ग्रेन है उसमें लग रहा है, तो ये फ्लावरिंग के बाद आता है और इन्फेक्टेड स्पाइगलेट ट्रांसफॉर्म इनटू ए लार्ज वेलवेटी मास। ये वेलवेटी मास हो जाता है एक बड़ा सा, इनिशियली येलो होता है या ऑरेंज कलर का होता है, बिल्कुल हल्दी के कलर का जैसा, और धीरे धीरे ये ग्रीनिश कलर के हो जाने के बाद फिर धीरे धीरे ग्रीनिश रहेगा और ग्रीनिश से फिर धीरे धीरे ब्लैक कलर का ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि फॉल्स स्मट के नाम से जानी जाती है। इन सब की ट्रीटमेंट के लिए किसी भी फंगिसाइड का उपयोग हम कर सकते हैं। अब अपनी जो अगली क्रॉप आती है वो अपनी अगली क्रॉप है वीट, जिसको हम बोलते हैं गेहूं। धान के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है गेहूं। गेहूं में जो लगने वाले डिजीजेस हैं इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं रस्ट की। रस्ट जैसा कि मैंने उस दिन पढ़ाया था, देखो एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग में एक जर्नल सिम्टम ऑफ डिजीजेस पढ़ाया था, किस तरीके से होता है। अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा तो जब मैं रस्ट बोल रहा हूं तब आपको वो पूरा सिम्टम जो रस्ट का है वो दिमाग में आपको स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि वीट में रस्ट लग रहा है, तो अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए कि रस्ट का सिम्टम मुझे फिर से ना बताना पड़े, क्योंकि मैंने एक बार बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। तो घूम फिरा के वो जो सिम्टम है वही सिम्टम बार बार हर क्रॉप में देखने को मिलता है और इनका मैनेजमेंट भी लगभग सेम ही होता है। अगर आप 10-15 तरीके के मैनेजमेंट पढ़ लोगे तो आपका जो पूरी पैथोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी मैनेजमेंट की। बाकी आपका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसको तो रटना पड़ेगा। बाकी सिम्टम के लिए भी मैंने पढ़ा दिया, तो सिम्टम भी आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैंने रस्ट बताया, रस्ट का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। जैसे आपका जो लोहा होता है उसमें जो जंग लगता है, लोहे में जो लोहे का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, ब्राउन कलर का वो जंग दिखता है। इसी तरीके से आपका जो गेहूं जो होता है उसमें भी रस्ट देखने को मिलता है। और इसका जो रस्ट होता है, इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं पक्सीनिया स्पीसीज। अब ये पक्सीनिया स्पीसीज अलग अलग हैं, जैसे ब्राउन लीफ रस्ट का दूसरा है, येलो लीफ रस्ट का दूसरा है और ब्लैक स्टेम रस्ट का दूसरा है। ध्यान से समझते हैं, ये अलग अलग कलर की प्रोड्यूस करते हैं रस्टिंग, इस वजह से इनके नाम भी अलग अलग हैं। 3 तरीके के रस्ट आपको गेहूं में देखने को मिलेंगे। एक तो होता है ब्राउन रस्ट, जिसको हम लीफ रस्ट भी बोलते हैं। दूसरा होता है येलो या फिर स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं। तीसरा होता है ब्लैक या फिर स्टेम रस्ट बोलते हैं। अब ब्राउन लीफ रस्ट जो होता है, जिसको हम पक्सीनिया रिकोंडिटा ट्रिटिसाई बोलते हैं, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पक्सीनिया रिकोंडिटा ट्रिटिसाई। ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड डैमेज रस्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको ये ब्राउन जो रस्ट है यही देखने को ज़्यादातर मिलता है। इसके सिम्टम क्या होता है, ब्राइट ऑरेंज ओरिडिनल पस्चूल्स स्कैटर्ड ऑन द लीफ। लीफ जो होती है, इसका जो लीफ होता है गेहूं का, लीफ का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर इसका जो ओरिजिनल जो इसके जो पस्चूल्स होते हैं ये फैले रहते हैं और ये किस कलर के होते हैं, ये ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं। इस वजह से धीरे धीरे फिर ये ऑरेंज कलर से होके फिर धीरे धीरे ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, ब्राउन लीफ रस्ट। बात करते हैं येलो स्ट्रिप रस्ट की। ये पक्सीनिया स्ट्रिफॉर्मिस की वजह से होता है। ये मेजर डिजीज है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडियन जो पार्ट है वहाँ पर होता है। रिस्ट्रिक्टेड टू टेम्परेट एरियाज, ज़्यादातर ये टेम्परेट एरियाज में फैलती है ये वाली बीमारी। इस तरीके का इसका सिम्टम होता है। ये लेमन येलो पस्चूल्स, इसके जो पस्चूल्स होते हैं वो थोड़े लेमन येलो कलर के पस्चूल्स होते हैं और ये अरेंज होते हैं इन ए रो, एक रो में अरेंज होते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें जो ब्राउन रस्ट है इसमें जो स्कैटरिंग हो रही है पस्चूल्स की वो बिल्कुल इरेगुलर टाइप की हो रही है। लेकिन अगर येलो स्ट्रिप में आप देखोगे तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि ये जो है स्ट्रिप, ये ऐसे एक तरीके से स्ट्रिप में फैले हुए हैं। स्ट्रिप मतलब पट्टी नुमा, इसी वजह से इसको स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो रस्ट है वो ऐसे फैला हुआ है।
तो ये इसी वजह से इसको स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं। तो ये किस कलर का होता है, लेमन येलो कलर का पस्ट्यूल्स होते हैं जो कि रो में फैले होती हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, लीफ में भी होते हैं, सीथ में होते हैं और ग्लूम्स में भी होती है। मतलब इसके जो धान का वेजिटेटिव पार्ट होता है वो सब जगह पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद अपनी अगला जो रस्ट है वो होता है ब्लैक या फिर स्टेम रस्ट। ये फैलता है पक्सीनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई की वजह से। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को हम किलर डिजीज़ बोलते हैं। इसको किलर डिजीज़ इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इस रस्ट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है ये कि पूरे पौधे को ही ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे जो ब्राउन लीफ रस्ट है या फिर येलो स्ट्रिप रस्ट है, ये क्या होता है, ये दोनों पौधे को ज़्यादातर इकोनॉमिक डैमेज पहुंचा सकते हैं, यानी कि हमारी जो ईल्ड है वो घट जाएगी। लेकिन जो ये ब्लैक या स्टेम रस्ट है ये स्टेम पर ज़्यादा अफेक्ट करेगा और जो स्टेम होता है उसी को डैमेज कर देगा। तो स्टेम अगर डैमेज हो जाएगा तो ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं होगी और अच्छे से फिर बाद में ग्रेन फॉर्मेशन भी अच्छे से हो नहीं पाएगा। इसी वजह से इसको किलर डिजीज़ भी बोलते हैं। इसका जो सिम्टम होता है इलांगेटेड ब्राउन पस्ट्यूल्स ऑन स्टेम सीथ और लीफ। ये कहाँ पर, स्टेम सीथ और लीफ पे इलांगेटेड ब्राउन पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं। फिर बाद में ये ब्राउन पस्ट्यूल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ये काले हो जाते हैं और ये पौधे को डैमेज करते हैं। अगर इसके हम मैनेजमेंट की बात करें कि जो रस्ट है, तीनों तरीके के जो रस्ट मैंने आपको बताए, इन तीनों तरीके के रस्ट को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हमें अवॉइड करनी चाहिए लेट सोइंग। जो हम बहुत देर से बुआई करते हैं गेहूं की, उसको हमें थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए कि लेट सोइंग ना करें। इसके साथ साथ हम रेजिस्टेंट वेराइटी, ऐसी कुछ बहुत ढेर सारी रेजिस्टेंट वेराइटीज आती हैं जो कि रस्ट के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं, तो वी शुड यूज दीज वेराइटीज विच आर रेजिस्टेंट टू रस्ट डिजीज। इसके साथ साथ अप्लाई हाई डोज ऑफ पोटास। पोटास अगर हम डालते हैं, एक बार मैंने आपको जो सॉइल साइंस पढ़ाया था, इसी में जो ये सीरीज चल रही है इसमें जब मैं आपको सॉइल साइंस पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि पोटास का एक अच्छा काम ये होता है कि जब हम अपने खेत में पोटास डालते हैं तो पोटास डालने की वजह से हमारा जो पौधा होता है वो डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, डिजीज लगने की संभावना उसमें कम हो जाती है। तो इस वजह से अभी आप देख रहे थे, अभी धान में मैंने एक जगह बताया कि पोटास डालो और इधर भी मैंने एक जगह बताया कि पोटास डालो। ठीक, तो पोटास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी, जो रस्ट वाली डिजीज़ है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए हमें पोटास का एप्लीकेशन करना चाहिए। इसके साथ साथ मैंकोजेब 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर या फिर डस्ट सल्फर डस्ट का उपयोग हम कर सकते हैं 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से। इनका अगर हम स्प्रे कर देंगे या फिर मैंकोजेब का छिड़काव कर देंगे तो हमारा जो ये रस्ट वाली प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक सही हो जाती है। बात करते हैं करनाल बंट। सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था करनाल हरियाणा में, इस वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, करनाल बंट। ये फैलता है न्यूबोसिया इंडिका, न्यूबोसिया इंडिका, ये इस तरीके का होता है करनाल बंट। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी पंजाब में हुई थी, मित्र ने इसको किया था 1931 में। इसका जो सिग्निफिकेंस है, ये बिल्कुल कैंसर माना जाता है गेहूं का, इसको गेहूं का कैंसर बोलते हैं और इसी वजह से इसका इंटरनेशनल क्वारंटाइन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसा गेहूं उत्पादित कर रखा है जिसमें करनाल बंट लगा हुआ है तो इसकी बहुत हद तक संभावना है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूरोप है, अमेरिका, कनाडा, इस तरीके से जो बड़े बड़े देश हैं, जो बहुत अमीर देश हैं, वहाँ पर आप इससे अफेक्टेड जो ग्रेन होते हैं, करनाल बंट वाला जो गेहूं है, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, वो देश उसको खरीदते नहीं हैं। इंटरनेशनल क्वारंटाइन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। करनाल बंट में क्या होता है कि इसका जो सीड फॉर्मेशन होता है, गेहूं का जो ग्रेन बनता है, उसमें ब्लैक कलर के इसमें क्या हो जाते हैं, बुरादा टाइप का भर जाता है। और ये जो इसका इन्फेक्शन होता है सबसे पहले कहाँ होता है, फ्लावरिंग स्टेज में। जब फ्लावरिंग कंप्लीट होती है उसके बाद ये फ्लावरिंग के समय ही जो इन्फ्लोरोसेंस होता है उसके अंदर घुस जाते हैं, यानी कि गेहूं की जो बाली है उसके अंदर पहुंच जाता है ये वंट का जो पैथोजन होता है। और फिर वहां पर जैसे ही ग्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है तो ये ग्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और ये एक तरीके का एयरबॉर्न होता है जिसको जो स्प्रेड करता है कॉज ब्लैक सूटी पाउडर इन ग्रेन के अंदर ब्लैक टाइप का पाउडर भर जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉल स्मेल ड्यू टू ट्राईमेथाइलामीन, ये ट्राईमेथाइलामीन की वजह से इसमें फाउल टाइप की स्मेल आने लगती है।
एक तरीके से ऐसे समझो कि इसमें कैसे गंध आने लगती है, इसमें वैसे फाउल्स स्मेल टाइप की इसमें गंध आने लगती है। और शायद मैंने कहीं पढ़ रखा है, याद तो मुझे नहीं आ रहा है, ये इसमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि जैसे मरी हुई जो मछली है उसकी गंध आने लगती है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, करनाल बंट बोलते हैं। आगे बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सेस इरिगेशन फ्लावरिंग का टाइम पे हमें नहीं करना चाहिए। जब हम ज़्यादा जब ज़्यादा हम इरिगेशन कर देते हैं फ्लावरिंग के टाइम पर, तो ये जो करनाल बंट डिजीज लगने की संभावना है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बात करते हैं लूज स्मट की, जो कि फैलता है यूस्टिलागोन्यूडा ट्रिटिसाई की। लूज स्मट क्या होता है, लूज स्मट ऑफ वीट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है यूस्टिलागोन्यूडा ट्रिटिसाई। ये इसका जो नेचर होता है इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है, मतलब ये जो इसका जो सीड होता है उसी में इसके जो और पैथोजन होते हैं वो पड़े रहते हैं और बाद में फिर यही डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो क्योंकि ये सीड बॉर्न डिजीज है तो हमको इसको क्या करना चाहिए, सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब हम सीड की सोइंग कर रहे होते हैं तो उस समय पर हमको वीटावैक्स नाम का एक फंगिसाइड आता है, उससे क्या करना चाहिए, इसका सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए। 2.5 ग्राम पर किलोग्राम जो वीटावैक्स आता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो खेत है उसको अपना जो सीड है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, सोलर हीट एंड हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी करते हैं लूज स्मट के लिए। ये भी मैंने आपको जो अभी मैं वो क्या पढ़ा रहा था, अभी मैंने इसी लेक्चर में जो पैथोलॉजी पढ़ा रहा हूँ इसमें 1-2 लेक्चर पढ़े मैंने भी बताया था कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसमें लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 54 डिग्री पानी गर्म कर लेते हैं और उसी पानी में सीड को लगभग 30 मिनट तक डुबो कर रखते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप वीटावैक्स जो आता है इसका 2.5 ग्राम पर किलोग्राम की दर से इसका पाउडर मिला के और इसको अच्छे से सीड ट्रीटमेंट कर दो। और इसके साथ साथ जो डिजीज प्लांट होती है उनकी हम रोगिंग भी कर सकते हैं। रोगिंग करने का क्या मतलब होता है, खेत में जहां भी हमको दिख रहा है इस तरीके का जो पौधा, उस पौधे को इमीडिएटली वहां से उखाड़ लो और उखाड़ के लाके उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक, तो इस तरीके से हम अपने खेत में जो लूज स्मट है इसको हम मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके आगे अगर हम बात करें तो अगली बीमारी आती है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, ये जो है ये फैलता है एरेसिफी ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। क्या होता है, एरेसिफी ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। इसके जो सिम्टम होते हैं, व्हाइट पाउडरी फंगल ग्रोथ ऑन द लीफ सरफेस। लीफ के सरफेस पर इस तरीके से पाउडरी फंगल हमको देखने को मिलता है। सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ फंगस, ये मैंने बताया था आपको, तो इस तरीके से आपको एक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, डस्ट सल्फर। इसमें मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से हमें सल्फर डस्ट का उपयोग करना चाहिए। फिर अगला आता है टुंड्रू डिजीज, जिसको हम सेहू या फिर येलो ईयर रॉट भी कहते हैं। ये फैलता किसकी वजह से है, ये फैलता है कॉर्नी बैक्टीरियम ट्रेटिसाई और अंगोनिया ट्रेटिसाई। ये दोनों चीज़ों की वजह से ये टुंड्रू डिजीज जो है वो फैलती है। ये क्या होता है, बैक्टीरियल और निमेटोड एसोसिएटेड डिजीज है। ये बैक्टीरिया और निमेटोड दोनों की मदद से ये फैलता है। इसका जो सिम्टम होता है, सबसे पहले तो लीफ जो होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो लीफ में इस तरीके की कर्लिंग देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ब्लाइट, येलो, स्लिमिंग ऊज ऑन लीफ एंड इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं। और एग्लूसिनेटेड इन्फ्लोरेसेंस, और ये इन्फ्लोरेसेंस जो इसका होता है इस तरीके से हो जाता है, मुड़ जाता है, इन्फ्लोरेसेंस अजीब टाइप से हो जाता है। तो ये सभी जो सिम्टम है ये आपके टुंड्रू डिजीज के सिम्टम होते हैं। इसके अगर मैनेजमेंट की बात करें तो फ्लोट सीड इन 20% सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन बनाओ, 20% का सॉल्ट सोल्यूशन। कहने का मतलब कि 1 भाग नमक का और 20 भाग नमक और 80 भाग इसमें क्या कर दो, पानी मिला दो, और उसके बाद इसका एक सॉल्यूशन बना लो और उसमें इसका जो सीड होता है उसको ट्रीट कर दो। इसके साथ साथ इन्फेक्टेड प्लांट की रोगिंग कर दो, तो इससे भी जो टुंड्रू डिजीज है इससे हम बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो अदर माइनर डिजीज हैं जो लगती हैं अपनी गेहूं के प्लांट में, वो जैसे है फ्लैग स्मट, इस तरीके से दिखता है। ये होता है उरोक्रेस्टिक
ट्रिटिसाई। इसके बाद फिर हिल बंट होता है, ये हिल में ज़्यादातर देखने को मिलता है, हिली एरियाज में हिल बंट ये फैलता है। टिलेट्रिया फोइटिडा, टिलेट्रिया फोइटिडा होता है। इसके बाद फिर ईयर कोकल ड्यू टू अंगोनिया ट्रिटिसाई, अंगोनिया ट्रिटिसाई की वजह से ईयर कोकल डिजीज होता है, इस तरीके से होता है। ध्यान से समझना, बंट वाला सिम्टम ये नहीं है, बंट में जो मतलब ग्रेन के अंदर होता है, लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं होता है, ग्रेन के ऊपर ऊपर लगा होता है। इसकी मैनेजमेंट करने के लिए 20% का सॉल्ट सोल्यूशन डाल के हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे कोई बात नहीं है, आगे ये लेक्चर आपका जो है वो खत्म हुआ, गेहूं और जो धान था वो खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं, जो कि मैं तो यही कहूँगा कि आप जरूर खरीदें, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कराई गई हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।